Okay beta, we are revising the topic regulation of gene expression and lack of OPERON. It also comes under this topic. ठीक है बेटे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ ए ब्रॉड टर्म. तो कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द बॉडी एंड व्हाट जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द बॉडी, दैट इज डिसाइड बाय द बॉडी इटसेल्फ. ठीक है, आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस as well as physiological functions they are occurring in your body, and all of these metabolic reactions and functions they are catalyzed by some specific type of enzymes. Okay beta, and you know that one gene it always give birth to one enzyme. So कहते हैं कि those metabolic reactions which are occurring in the body, they are specific genes they express in the body at that particular moment. ठीक, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन उस टाइम बॉडी के अंदर नहीं हो रही है उससे रिलेटेड जीन्स भी एक्टिवेट नहीं होंगे बॉडी में, और ना ही उससे रिलेटेड एंजाइम्स बनेंगे. ओके, तो यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए उसने आपको ये बताया है कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द रेगुलेशन ऑफ जीन्स इट जनरली टेक्स प्लेस एट 4 मेजर स्टेप्स. ठीक है, एज यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, सो हियर ही सेड एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल when the formation of the primary transcript or messenger RNA it takes place. ठीक है, आपको पता है कि चाहे ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में हो रही है चाहे ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में हो रही है, जब भी वो कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए बनता है तो मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, देयर आर सर्टेन जीन्स हुज एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड. तो वो जीन्स उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और वही जीन्स एक्टिव होकर वो पर्टिकुलर फिनोटाइप जो है उसको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए तैयार होना है तो कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है उसके सिंथेसिस में भी सर्टेन जीन्स इन्वॉल्व है, एंड दोस जीन्स दे एक्चुअली व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैसेंजर आरएनए, these genes they get active and the rest of the genes their activity is not shown. ठीक है, तो पर्टिकुलर जीन्स जो है वही उस दौरान हमें नजर आएंगे. उसके बाद देखिए सेकंड उसने बताया है कि if we are talking about the processing level, so as you know that in case of eukaryotes, so first the primary this messenger RNA is synthesized with the help of DNA strand, and later on what happened, the fully mature messenger RNA is still not formed, because you know that in case of eukaryotes the messenger RNA first have to undergo the process of you can say processing. ठीक, तो कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए फुली मैच्योर मैसेंजर आरएनए तभी बनता है जब उसके अंदर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है. तो जब स्प्लाइसिंग होनी है तो एट दैट स्टेप एक्सॉन्स हैज टू बी जॉइंड एंड द इंट्रॉन्स हैज टू बी रिमूव्ड. ठीक बेटे, तो उस टाइम भी देयर आर सर्टेन जीन्स व्हिच आर रिलेटेड विद द यू कैन से एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सॉन्स, एंड देयर आर सर्टेन जीन्स व्हिच आर रिलेटेड विद इंट्रॉन्स. सो दीस जीन्स दे शो देयर एक्टिविटी, क्योंकि एक्सॉन्स को हमने ज्वाइन करना है और एंट्रॉन्स को क्या करना है, रिमूव करना है. तो कहते हैं कि जो भी फंक्शन बॉडी में हो रहा है उसी से रिलेटेड जीन्स जो है वो एक्टिवेट होती हैं, बाकी जीन्स उस टाइम के लिए जो है अपनी एक्टिविटी सीज कर देते हैं. तो सेकंड हमारा जो लेवल है वो प्रोसेसिंग लेवल है. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, उस दौरान जीन्स का एक्सप्रेशन जो है उसको रेगुलेट किया जाता है. एंड थर्ड वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. ओके बेटे, तो कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है इट्स ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, एंड व्हेन द मैसेंजर आरएनए इट गेट्स रेडी, then that messenger RNA it finally comes out from the nucleus and it moves towards the cytoplasm. So during that movement, ठीक है, when the transfer RNA it gets ready and they later have to participate in the process of translation, so during that step there is regulation of genes. And what is the fourth step? Fourth step is when this transfer RNA it becomes, when this messenger RNA it becomes fully mature messenger RNA. Okay बेटे, तो ये मैसेंजर आरएनए जो है इसने आगे क्या करना है, इसने आगे जो है ट्रांसलेशन के लिए जो है प्रोसीड करना है. तो व्हेन द मैसेंजर आरएनए इट प्रोसीड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो एट दैट पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है, देयर इज रेगुलेशन ऑफ द जीन्स. अब सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, ही हैज गिवन यू वन एग्जांपल. तो कहते हैं कि सपोज देयर इज वन एंजाइम एंड इट्स नेम इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, and this enzyme is very much required in E. coli bacteria, because you know that E. coli bacteria it generally use lactose sugar for its metabolic activity.
ठीक है, एंड दैट लैक्टोज शुगर इट इज ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज बाय दिस एंजाइम व्हिच इज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो कहते हैं कि जब तक तो ये इकोलाई बैक्टीरिया जो है उसके पास लैक्टोज सबस्ट्रेट है, तब तक इकोलाई बैक्टीरिया जो है उसको किसकी जरूरत है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत है, क्योंकि ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो ही लैक्टोज शुगर का ब्रेकडाउन करता है इसमें ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के अंदर। ओके बेटे, बट व्हेन द बैक्टीरिया it has substrate as some other sugar, not the lactose sugar. So in that situation, the beta galactosidase enzyme it is not required by the bacteria, क्योंकि वो मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर अब हो ही नहीं रहा, तो इसलिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो उस केस में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा, उसकी एक्टिविटी सीज हो जाएगी। ठीक बेटे, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इट इज द मेटाबॉलिक physiological and environmental conditions that regulate the expression of the genes. कहते हैं कि expression of the genes it is dependent upon three things. One is the metabolic function that is occurring in the body. If that metabolic function it require the gene, this means that genes will be activated in the body, otherwise not. And second one is physiological situations. Okay, what kind of processes that are there in the body and what is the need of those processes. So if particular genes they are associated with those enzymes which are behaving as a catalyst in that physiological process, then that means that gene will activate. Okay, but sometimes कहते हैं कि environmental conditions भी genes के expression को regulate करती हैं। जैसे कल मैंने आपको एक example दिया था कि there is a pigment that is responsible for your complexion, and that pigment is known as melanin pigment. It generally protects you from the sunlight. So when you sit in the sunlight for a long time, what you observe, the secretion of this melanin pigment it increases all of a sudden. ठीक है, क्योंकि आप सनलाइट में काफी टाइम से बैठे हुए हैं, तो मेलानिन पिगमेंट जो है उसका काम क्या है, आपको सन रे से प्रोटेक्ट करने का है, तो उस केस में वो मेलानिन पिगमेंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिस मीन्स दोज जीन्स which are related with the secretion of this melanin pigment it immediately increases in your skin. तो इसलिए वो कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जो जीन्स है या उनका जो एक्सप्रेशन है उसको कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रोल करते हैं। ठीक बेटे, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कहते हैं कि इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स देन यू सी दैट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज एक्चुअली दैट साइट वेयर द जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है ना, उसी समय कुछ जीन्स जो है उनके एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है, यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो व्हाट यू हैव स्टडीड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसके कंपोनेंट्स को स्टडी किया है। तो इन अ टिपिकल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यू नो दैट थ्री मेन थिंग्स आर देयर। ठीक है, व्हाट आर दीज थ्री मेन थिंग्स, वन इज द प्रमोटर रीजन, सेकंड वन इज द स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेटर रीजन। एंड यू आर आल्सो फेमिलियर विद द टू स्टैंड्स। ठीक है, वन स्टैंड जिसको कि साइंटिस्ट ने कौन सा स्टैंड बोला है, टेम्पलेट स्टैंड बोला है, एंड दूसरा स्टैंड जिसको कि साइंटिस्ट ने कौन सा नेम दिया है, कोडिंग स्टैंड का नेम दिया है। ठीक है बेटे, तो कोडिंग स्टैंड जो है उसके बेसिस पे उन्होंने किसको एक्सप्लेन किया है, रेफरेंसेस को एक्सप्लेन किया कि प्रमोटर रीजन की लोकेशन कहाँ पर है, टर्मिनेटर की कहाँ पे, और स्ट्रक्चरल जीन कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके बेटे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट द साइंटिस्ट एक्सप्लेन, तो उन्होंने कहा कि जो प्रमोटर रीजन है वो प्रमोटर रीजन जो है दैट इज द मेन रीजन, एंड हियर इन दैट प्रमोटर रीजन, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इट इज सपोज्ड टू बाइंड। वो क्या करता है, वहां जाके बाइंड करता है। अभी तक आपको यही बताया गया है, पर आपको कहता है कि प्रमोटर रीजन इज नॉट सिचुएटेड अलोन एट दैट पर्टिकुलर स्टैंड। ठीक है, जो कि डीएनए का 3' to 5' स्टैंड है, वहां पे सिर्फ प्रमोटर रीजन ही प्रेजेंट नहीं है, उस प्रमोटर रीजन के एडजेसेंट देयर इज वन अनदर रीजन एंड दैट रीजन इज नोन एज द ऑपरेटर रीजन। और इस ऑपरेटर रीजन में है क्या, तो कहते हैं कि इस ऑपरेटर रीजन में वो सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, कुछ खास तरह की क्या करते हैं, एक्सप्रेशन जो है प्रमोटर का उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है बेटे, तो आपको देखो सिंपल सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन अगर स्टार्ट होना है तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, दैट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मस्ट हैव टू बाइंड विद द प्रमोटर रीजन। पर कहते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर रीजन के पास कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और ये एक्सेसरी प्रोटीन्स करते क्या है, तो ये एक्सेसरी प्रोटीन्स जो है या तो वो हेल्प करते हैं
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वो इजीली बाइंड कर जाए किसके साथ, प्रमोटर के साथ, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए। या फिर वो कहता है कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो प्रमोटर रीजन जो है उसको इजीली एक्सेसिबल नहीं होने देते किसको, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो कहते हैं कि या तो अगर वो हेल्प करते हैं, वो प्रमोटर रीजन जो है उसको इजीली एक्सेसिबल करवाते हैं आरएनए पॉलीमरेज को, तो फिर तो वो एक्टिवेटर्स हैं। और अगर वो कहता है कि वो प्रमोटर रीजन को हाइड कर लेते हैं और आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड विद द प्रमोटर रीजन, इन दैट सिचुएशन दे आर इनहिबिटिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ओके बेटे, तो similarly in case of lac operon we are also here study about the role of these accessory genes which are actually present in the operator region and how these genes they negatively regulate the process। ठीक बेटे, तो इस तरह से वो कहते हैं कि हर एक जो सेट ऑफ ये जो जीन्स होते हैं जो आगे जाके प्रोटीन्स बनाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। और इस तरह से प्रमोटर, ऑपरेटर्स, टर्मिनेटर्स और स्ट्रक्चरल जीन ये सारी चीजें मिलकर किसको बनाती हैं, एक ऑपरॉन को बनाती हैं। तो आप कह सकते हो कि ऑपरॉन जो क्या है, ऑपरॉन जो है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर काफी सारी यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के एसोसिएशन में काम करती हैं टू मेक अ पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सिस्टम and their functions are successful. Okay bete, so here I am going to explain you the process of lac operon. So lac operon is the kind of a operon जिसको first time जो है explain किया था by two scientists and their names are Jacob and Monod. So that's why this model is also known as Jacob and Monod model. Okay बेटे, अब वो कहते हैं कि lac operon के अंदर there is a polycistronic structural gene present and this polycistronic structural gene its function is regulated by promoter region as well as regulatory genes। ठीक है, तो इस तरह का एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट जिसके अंदर एक स्ट्रक्चरल जीन है जो पॉलीसिस्टोनिक नेचर रखती है, क्योंकि ये आपको लैक ओपेरॉन में किस में समझा रही हूँ, ई कोलाई बैक्टीरियम में समझा रही हूँ, इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। ठीक, तो इसलिए वो कहता है कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये इसके साथ उसमें दो और चीजें प्रेजेंट है उस ऑपरॉन में, एक उसमें प्रमोटर रीजन है और एक उसके अंदर और रेगुलेटरी जीन्स है। तो पूरे सिस्टम को उसने क्या बोला है, ऑपरॉन बोला है। अब देखो लैक ऑपरॉन के अंदर कहता है कि जो रेगुलेटरी जीन है ना उसका क्या नेम है, आई जीन है। देखो बेटे नेम से ही पता लग रहा है, इफ इट इज अ रेगुलेटरी जीन दिस मींस द फंक्शन ऑफ द ऑपरॉन इट इज डिसाइडेड बाय दिस जीन व्हिच इज नोन एज आई जीन। ठीक है, तो इसके अलावा कहते हैं कि थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन दिस ऑपरॉन and these three structural genes are that is gene Z, gene Y and gene A। और ये तीनों जीन्स जो है अगर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ना तो ये तीनों जीन्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, तीन तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। तो याद रखिए कि जीन Z जो है इट कोड्स फॉर द एंजाइम दैट इज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का एक ही फंक्शन है कि इट causes the hydrolysis of the disaccharide sugar lactose, और लैक्टोज का डाइसैकेराइड शुगर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये उसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक बेटे, और कहते हैं कि जो वाई जीन है उसका फंक्शन क्या है कि वाई जीन इट कोड फॉर द एंजाइम परमिएस, और ये परमिएस एंजाइम जो है इट इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ द सेल टुवर्ड्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ने अभी अभी क्या बनाए हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाए हैं। तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है उसको परमियस एंजाइम जो है वो इजीली एंटर होने देता है सेल में ताकि मेटाबॉलिक फंक्शन हो सके। और तीसरा जो जीन है व्हिच इज नोन एज ए जीन, दैट ए जीन इट कोड फॉर द एंजाइम ट्रांसएस्टिलेज। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्रांसएस्टिलेज, तो कहते हैं कि दिस ट्रांसएस्टिलेज इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द थायो प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन के दौरान जो थायो प्रोडक्ट्स है उनके रिमूवल के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक बेटे, अब यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम नजर आ रहा है, तो आपको मैं दो सिचुएशंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन द फर्स्ट सिचुएशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हेन द ई कोलाई बैक्टीरिया इट्स कल्चरिंग इज डन इन इट्स फेवरेबल सबस्ट्रेट एंड दैट फेवरेबल सबस्ट्रेट इज लैक्टोज। ठीक है, तो हर एक बैक्टीरियम जो है ना उसका एक पर्टिकुलर फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है जिसमें उस बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं उसमें प्रेजेंट जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो कहते हैं कि दैट सबस्ट्रेट फॉर ई कोलाई बैक्टीरियम इज एक्चुअली लैक्टोज शुगर। तो फर्स्ट सिचुएशन आपको ये बताई गई है कि व्हेन द लैक्टोज शुगर इज नॉट प्रोवाइडेड इन द मीडियम, तब ई कोलाई बैक्टीरियम के अंदर जो ऑपरॉन है जिसको हम लैक ऑपरॉन कहते हैं वो कैसे काम करेगा।
ठीक बेटे, अब देखिए आपको यहाँ पे प्रमोटर रीजन नजर आ रहा है, आपको आई जीन नजर आ रही है विच इज रेगुलेटरी जीन, एंड प्रमोटर रीजन के पास में आपको ऑपरेटर रीजन नजर आ रहा है। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि आई जीन जो है इट इज अ रेगुलेटरी जीन, तो आई जीन जो है वो हमेशा ऑपरॉन जो है उसका नेगेटिव रेगुलेशन करती है। तो हर टाइम द आई जीन इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए। तो दिस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस आई जीन, इट लेटर बिहेव एज अ रिप्रेसर यूनिट, और ये रिप्रेसर यूनिट जो है ये हमेशा किसकी तरफ जाती है, ऑपरेटर के पास जाती है। एंड व्हेन दिस रिप्रेसर इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, देन व्हाट हैपन, इट प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको ऑपरॉन में प्रेजेंट जो बाकी जीन्स हैं Z, Y एंड A उनके ट्रांसक्रिप्शन से रोकती है। ठीक है, कैसे रोकेगी कि अगर ये रिप्रेसर जीन जो है ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाती है तो ये प्रमोटर रीजन जो है इसको हाइड कर लेता है ऑपरेटर। ठीक बेटे, तो इसलिए वो कहता है कि रिप्रेसर जो है उसकी बाइंडिंग ऑपरेटर से होगी, तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं होगा, तो ये सारी स्ट्रक्चरल जीन्स भी एक्टिव नहीं होंगी और ना ही ये सारे प्रोटीन्स जो बनने चाहिए थे, एंजाइम्स बनने चाहिए थे, वो बनेंगे नहीं। ठीक, तो ऐसा तब होगा व्हेन द इंड्यूसर व्हिच इज एक्चुअली द लैक्टोज शुगर इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मीडियम। बट व्हाट इज द सेकंड केस, अगर वो कहते हैं कि E. coli बैक्टीरियम इट्स कल्चरिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज शुगर, then this lactose sugar it behave as an inducer. ठीक है बेटे, now how this inducer it helps the RNA polymerase enzyme in the process of transcription. So here he said कि as you know the I gene which is a regulatory gene it always produce a repressor, and this is repressor messenger RNA and it behave as a repressor unit, and you know that कि ये repressor जो है इसने किसकी तरफ अप्रोच करना था, ऑपरेटर की तरफ अप्रोच करना था, पर कहते हैं कि बीच में यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये रिप्रेसर तो आया था ऑपरेटर के साथ बाइंड होने के लिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट हैपन, द इंड्यूसर व्हिच इज एक्चुअली द लैक्टोज शुगर इट गेट्स बाइंडेड विद दैट रिप्रेसर, उसने रास्ते में ही इसको रोक लिया, उसके साथ ये बाइंड हो गया, और इसलिए रिप्रेसर की बाइंडिंग यहाँ पे इंड्यूसर से हो गई है और वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाया, और इस वजह से ऑपरेटर किसको हाइड नहीं कर पाया, प्रमोटर को। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज बड़े आराम से आएगा, प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक बेटे, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इन सारे स्ट्रक्चरल जीन्स को एक्टिव कर देगा, Z, Y एंड A को, और Z जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज फॉर्म कर देगी, Y जीन इट फॉर्म परमिएज एंड A जीन इट फॉर्म ट्रांसएस्टिलेज। तो इन दिस वे all the particular enzymes they are later formed, and in this way ये ट्रांसक्रिप्शन से आगे ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैक्ट मैसेंजर आरएनए बन गया है, और लैक्ट मैसेंजर आरएनए जो है उसी से ये सारे के सारे आगे जाके प्रोटीन्स और एंजाइम्स कह सकते हो बने हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इंड्यूसर जो है रिप्रेसर को रोक लेता है। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि हर एक केस के अंदर जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ऑपरॉन का उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होना है या नहीं होना है वो एक्चुअली आई जीन जो है वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, क्योंकि हर बार आई जीन जो है वो ऑपरॉन को बंद करना चाहती है, पर अगर इंड्यूसर आ जाता है तो उस केस में रिप्रेसर को इंड्यूसर से बाइंड होना पड़ता है और ऑपरॉन चलता है। पर अगर वो कहता है कि इंड्यूसर इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज लैक्टोज शुगर इज नॉट प्रेजेंट, तो उस केस में आई जीन सक्सेसफुल हो जाती है और वो ऑपरेटर के साथ अपने रिप्रेसर यूनिट को बाइंड करवा के ट्रांसक्रिप्शन को रोक लेती है, जिसमें इस आई जीन का बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव टाइप ऑफ बिहेवियर है। So that's why this type of regulation of the operon, lac operon, it is known as negative type of regulation. ठीक है बेटे, see the last line, regulation of the lac operon by repressor is referred to as negative regulation. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आई जीन जो यहाँ पे दिखाई हुई है या ऐसी कोई भी और रेगुलेटरी जीन हमेशा नेगेटिव ही बिहेव करती है। मैंने आपको बताया था sometimes some activator genes are also there and they helps the particular enzymes in the process, तो उनको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। पर यहाँ पे आई जीन जो है वो इनहिबिटर की तरह काम कर रही है, तो दैट्स व्हाई दिस ऑपरॉन इज नोन एज द नेगेटिव टाइप ऑफ ऑपरॉन एंड दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन। ओके बेटे, एनी प्रॉब्लम नाउ? यस बेटे सिमरन, नाउ इट इज क्लियर? मैम यस इट इज क्लियर। ओके, अब इसको आज ही एक बार फिर से पढ़ लेना आप, फिर आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक बेटे, I am starting with the next topic and the next topic is human genome project. So yesterday I have started this topic a little bit. What I have explained that scientists they have decided to count all the genes that are present in the human genome.
ठीक है, व्हाई दे वांट टू काउंट ऑल द जीन्स, तो हियर ही सेड कि साइंटिस्ट जो थे उनका ये मानना था कि देयर आर सो मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स दैट आर जनरली अकरिंग इन द ह्यूमंस, एंड ईच ऑफ these genetic disorders, they are actually due to certain specific type of genes which gets defective or somewhat they gets deleted during the cell division. तो on the basis of this information what they have decided कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट जितने भी हमारे जीन्स है ना, हम उनको क्या कर लें, उनका काउंट कर लें कि वो जीन्स कितने हैं टोटल, और साथ में ये भी कर ले फाइंड आउट कि वेयर दोज जीन्स आर लोकेटेड एंड व्हाट आर द फंक्शंस दैट आर एसोसिएटेड विद दीज जीन्स। ठीक है, दे हैव गैदर्ड सो मेनी इंफॉर्मेशन। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये कहा कि टू इंडिविजुअल्स if they look different from each other, this means that there are certain bases which are present in the individuals and that are only unique to those individuals. So they have certain information they gathered from different kind of genetic studies, और उसके बेसिस पे उनको ये पता लगा कि 99.9 बेसिस तो हर एक जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर सेम होते हैं, एंड सिर्फ 1 और 2% ही ऐसे हैं जिनके अंदर वेरिएशंस हैं। ठीक बेटे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दे हैव स्टार्टेड अ वन ह्यूज प्रोजेक्ट, काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, एक मेगा प्रोजेक्ट था, एंड इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1990 विद अ ग्रेट एम्बिशन दैट दे मस्ट हैव टू डन द सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम। सीक्वेंसिंग वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है दे वांट टू गैदर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन जीनोम एंड इट्स बेस पेयर्स। ठीक बेटे, दिस प्रोजेक्ट इज नोन एज अ मेगा प्रोजेक्ट, एज यू नो दैट because the project जो था उसमें कहते हैं कि so many modern techniques are used, that is actually the techniques related with genetic engineering। तो ये जो टेक्निक्स थी मॉडर्न टेक्निक्स थी, एडवांस टेक्निक थी और एक काफी एक्सपेंसिव थी, तो इसलिए ये माना गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें अगर हम उसकी सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं तो उसमें हमें काफी ज्यादा कॉस्ट जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, एंड दे हैव आल्सो गिवन सम एस्टिमेशंस। तो उन्होंने कहा कि पर बेस पेयर पे हमारे को कुछ $3 जो है वो स्पेंड करने पड़ सकते हैं। ठीक है, यू नो दैट ह्यूमन जीनोम जो है उसके हैप्लॉइड कंटेंट में 3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स आर देयर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे फाइंड आउट दैट वन बेस पेयर जो है उसके बारे में अगर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो $3 जो है उस पे हमारा कॉस्ट हो सकती है। ओके बेटे, नाउ द सेकंड प्रॉब्लम विच साइंटिस्ट हैव फेस्ड एंड दैट प्रॉब्लम इज कि इफ वी गैदर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, so it is a precious type of information, so we should also make arrangement that how we store such an important data। ठीक है, इस तरह की important data जो है इसको हम कैसे store करें ताकि वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। तो फर्स्ट जो है साइंटिस्ट जो है उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया डिसाइड कि हम कुछ बुक्स जो है उनको टाइप फॉर्म के अंदर अरेंज करेंगे, पर क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ह्यूज इंफॉर्मेशन थी तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह की टाइप्ड फॉर्म में बुक्स तैयार करते हैं तो ईच बुक शुड कंटेन हाउ मेनी लेटर्स, 1000 लेटर्स, और हर एक बुक जो है उसमें कितने पेजेस होने चाहिए, 1000 पेजेस होने चाहिए। और इस तरह से अगर ओवरऑल हम एस्टिमेशन लगाते हैं तो ऐसी हमें कितनी बुक्स की जरूरत पड़ सकती है, 3300 बुक्स की हमें जरूरत हो सकती है। ओके बेटे, बट देयर इज वन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट, बिकॉज यू नो दैट कि बुक्स जो है वो पेपर से बनी हुई है और पेपर का नेचर ऑर्गेनिक होता है, तो देयर मे बी सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन डैमेज योर बुक्स। तो इन दैट सिचुएशन अगेन एंड अगेन यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस टू स्टोर सच टाइप ऑफ बुक्स। यू हैव टू स्प्रे सर्टेन प्रॉपर टाइप ऑफ, या मतलब कोई भी मेडिसिन जो उनको स्प्रे करना पड़ेगा, कुछ इंसेक्टिसाइड स्प्रे करनी पड़ेंगी, तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो है बायोलॉजिस्ट जो है दे हैव changed their mind and what they said that in order to store this enormous amount of data, instead of storing it in the typed form in books, why should we not use the computer based technology। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बुक्स का वाला जो हमारा मेथड है वो इतना सही नहीं है, तो हम क्या करें, इसको कुछ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को हम यूज करें इस डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर हम इन्हें कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को तो हम रैपिड उसकी रिकवरी भी कर सकते हैं और फटाफट एक ही बार में हम उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिस्ट they have used computer applications in the field of biology, so a new discipline it came into existence and that discipline is known as bioinformatics। okay bete,
अब here he has given the goals of the human genome project. तो उसमें उन्होंने कहा कि what is the actually the goals of that project. So what is the first goal? That identify all the genes that are present in the human genome. ठीक है, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट एक बताया था कि लगभग कितने हो सकते हैं, 20,000 to 25,000 जीन्स हो सकते हैं. उसके बाद उन्होंने बताया कि सिर्फ जीन्स जो है उन्हीं का हमने नंबर फाइंड आउट नहीं करना, हमने हर एक जीन जो है इसमें जो केमिकल बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग भी करनी है, जो ह्यूमन डीएनए जो है उसको बनाते हैं. ठीक है. थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन वी ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, देन वी हैव टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस. हम इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेसेस प्रोग्रामिंग की फॉर्म में स्टोर करें और हर एक प्रोग्राम जो है, हर एक डेटाबेस जो है उसको एक पासवर्ड दे दे. तो व्हेन वी गिव दैट पासवर्ड टू द कंप्यूटर, द एंटायर इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दैट जीन विल ओपन. ओके बेटे. एंड फोर्थ थिंग इज दैट वी हैव टू यूज इम्प्रूव्ड टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. जब भी हमने डेटा एनालिसिस करना है उस समय हमारे जो भी टूल्स हैं वो इम्प्रूव्ड टूल्स होने चाहिए. ऐसे टूल्स होने चाहिए जो इजीली वायलेट ना हो सकते हो, जिसमें किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो जाए, कोई स्टोर इंफॉर्मेशन जो है वो कोई वायरस या कोई भी इस तरह का वो कहते हैं कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड बॉम्ब्स हो सकते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय ना करते. तो इसलिए हमने इम्प्रूव्ड टूल्स जो उनको यूज करना है. एंड उसके बाद उसने कहा कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी ऑब्टेन्ड, if that information is beneficial for certain sectors, so we have to disseminate that information to those sectors. ठीक है. Suppose we have find out certain genes and they are producing certain specific type of product in the body, and we have also done the large scale production. ठीक है. तो why not we handle that information to the respective industries कि जिससे वो प्रोडक्ट रिलेटेड है. जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करिए हमने जीस्ट जो है हमारे पास एंजाइम, उसके फंक्शनिंग जो है उसको फाइंड आउट कर लिया है. और आपको पता है कि जीस्ट जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, अल्कोहल इंडस्ट्री से रिलेटेड है. तो अगर हमें कुछ ऐसी जीन्स के बारे में पता लगा है जो जीस्ट जो है उसकी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, और जिनकी वजह से जीस्ट अल्कोहल फॉर्म करता है या फिर कुछ एंजाइम्स फॉर्म करता है जो अल्कोहल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें ये इंफॉर्मेशन किसको दे देनी है, उस इंडस्ट्री को दे देनी है जो वो प्रोडक्ट बनाती है. ठीक बेटे. अब वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट दे हैव डूइंग समथिंग दैट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन जीनोम. ठीक है. तो कुछ इंटरफेरेंस वो कर रहे थे जीन्स के अंदर. तो इस तरह के इंटरफेरेंस जब उन्होंने की या इस तरह के प्रोजेक्ट को जब उन्होंने शुरू किया, तो सम ऑफ द पीपल दे आर अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट. तो सम ऑफ द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दे आर अराइज बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ओके बेटे. फिर देखिए प्रोजेक्ट जो है वो 13 इयर्स तक ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसीड किया था, एंड इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एंड लेटर ऑन वन ऑर्गेनाइजेशन वेलकम ट्रस्ट फ्रॉम दिस यूनाइटेड किंगडम इट हैज जॉइंड. और उसके बाद सो मेनी अदर कंट्रीज एंड देयर साइंटिस्ट फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इन सब ने भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया. और 2003 के अंदर ये मान लिया गया कि जितने भी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट डीएनए पे जीन्स है उन सभी की कंप्लीट सीक्वेंसिंग जो है वो कर ली गई थी. और इस तरह से कहते हैं कि काफी ज्यादा इसके बेनिफिट हुए. ठीक है. काफी सारे रेवोल्यूशनरी मेथड्स हमें पता लगे जिससे कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस कर सकते थे, ट्रीटमेंट कर सकते थे, और इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता था. ठीक है. इसके अलावा वो कहते हैं कि व्हेन द साइंटिस्ट दे बिकम सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट द दिस ह्यूमन सीक्वेंसिंग इन ह्यूमन जीनोम, ठीक, तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि देयर आर सम ऑफ द अदर नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, उनके भी हमें सीक्वेंसिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि हम उन्हें जेनेटिक जो भी फिनोमिनॉन्स है उनके स्टडी के लिए यूज करते हैं. तो उन्होंने उसके बाद और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उनके जीनोम को भी फाइंड आउट किया, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट. ठीक है बेटे. कॉनिरेप्टिस एलिगेंस विच इज अ फ्री लिविंग निमाटोड, एंड ड्रोसोफिला विच इज अ फ्रूट फ्लाई. इसके अलावा राइस एंड अरेबिडोप्सिस जो है उनके ऊपर काफी ज्यादा जेनेटिक रिसर्च की गई है. तो इन सब के भी जीनोम जो है उसकी सीक्वेंसिंग की गई. ओके बेटे. अब भी हम मेन चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द मेथडोलॉजी. व्हाट इज द मेथडोलॉजी दैट इज एक्चुअली यूज्ड बाय द साइंटिस्ट. तो हियर द साइंटिस्ट दे हैव यूज्ड टू अप्रोचेस. ठीक है बेटे. व्हाट इज द फर्स्ट अप्रोच? फर्स्ट अप्रोच इज नोन एज द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. तो उन्होंने इसमें क्या किया, वन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट दे हैव डिसाइडेड
that we have to focus on identification of all the genes that are expressed as RNA. उन्होंने कहा कि हमेशा जो डीएनए है उसमें से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट जितने भी जीन्स हैं हमें उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उसके बाद जो है हम उन जीन्स की सीक्वेंसिंग करें, बाकी सारी जो है उनको हम कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि डीएनए से बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए है उसकी प्रोसेसिंग ऑलरेडी हो चुकी है and we have also done the processing. So exons are only there and introns, which are the non-coding region, they are actually removed during the process of splicing. So that is an easy process. Why we have to go for those sequences which are not coding anything? तो कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स वाली अप्रोच जो है उसको कंसीडर किया, बट देयर इज सम अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट and they mainly focus that we have to run the sequencing, but instead for doing that sequencing, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम वो कहते हैं कि हम मैसेंजर आरएनए पे फोकस नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा जीनोम लेंगे। मतलब हम डीएनए जो है उसको होल कंसीडर करेंगे और उस डीएनए से अगर आप मैसेंजर आरएनए बना है तो मैसेंजर आरएनए हमने वो वाला लेना है जिसमें प्रोसेसिंग नहीं हो रखी, यानी उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं। ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सेड दैट वेदर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दो दे आर नॉट कोड फॉर एनीथिंग, तो कुछ भी कोड नहीं करते, पर हो सकता है कि देयर मे बी सम अदर फंक्शंस दैट आर रिलेटेड विद दोस नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, तो वी शुड नॉट लीव दोस। तो इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए हम क्या करेंगे, हम ऐसा मैसेंजर आरएनए कंसीडर करें या फिर डीएनए को ही ले लें जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही तरह के सीक्वेंसेस हो। तो सेकंड अप्रोच जो है उसको सीक्वेंस एनोटेशन का नेम दिया गया। ओके बेटे, तो फर्स्ट अप्रोच जो है उसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स बोला गया जिसमें प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए दिया गया, और सेकंड जिसमें कि मैसेंजर आरएनए को प्रोसेसिंग से पहले लिया गया या फिर डीएनए को ही ले लिया गया, उसको सीक्वेंस एनोटेशन का नाम दिया गया। ओके बेटे, तो उसके बाद वो कहता है कि फिर साइंटिस्ट जो है उन्होंने मेथड क्या यूज किया, तो सबसे पहले दे हैव टेकन वन सेल एंड फ्रॉम दैट सेल दे हैव आइसोलेट द डीएनए। ठीक है, पहला मेथड उनका डीएनए आइसोलेशन ही है। आपको मालूम है डीएनए आइसोलेशन के लिए दे हैव यूज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच कैन इजीली रिलीज द डीएनए फ्रॉम द सेल। आपको पता है, आपने बायोटेक पढ़ ली हुई है, उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स थे जिससे कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो है उसका डिसइंटीग्रेशन किया जा सकता है। और उसके बाद जब डीएनए आइसोलेट हो गया देन दे हैव डन द fragmentation of that DNA, and you know that for the random fragmentation of this DNA they have used what? They have used restriction endonuclease enzymes. Okay बेटे, तो restriction endonuclease enzyme को यूज किया, random fragments obtain कर लिए DNA की, और उसके बाद फिर उन fragments को separate करने के लिए they have used the technique agarose gel electrophoresis। और जब agarose gel electrophoresis से उन्होंने fragments को isolate भी कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्लोनिंग करवाई उन फ्रैगमेंट्स की, और हर एक फ्रैगमेंट को क्लोन करवाने के लिए उससे पहले उन्होंने उसका एम्प्लीफिकेशन कर लिया ताकि वो फ्रैगमेंट क्या हो जाए, इनलार्ज हो गए। तो जो भी क्लोन्ड फ्रैगमेंट थी उसके लिए उन्होंने एक सुटेबल होस्ट चूज कर लिया, उसमें वो फ्रैगमेंट डाल दी, उसकी जब क्लोनिंग हो गई काफी सारे क्लोन बन गए, तो उसके बाद क्लोन्ड फ्रैगमेंट का एम्प्लीफिकेशन कर लिया ताकि वो साइज में बड़ी हो जाए, और इस तरीके से उसके बाद उन्हें जीन्स भी इजिली विजिबल होने लग गए। ठीक बेटे, तो कहते हैं कि वेक्टर्स जो उन्होंने यूज किए होस्ट के अंदर इस डीएनए फ्रैगमेंट को ले जाने के लिए, दोस वेक्टर्स में बी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक बेटे, तो उसके बाद देयर इज वन मेथड एंड दैट वाज डिवाइस्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रेडरिक सैंगर। तो फ्रेडरिक सैंगर ने कुछ रेफरेंस सीक्वेंसर्स बनाए हुए थे, डीएनए सीक्वेंसर्स, जिसमें जीन्स की लोकेशन ऑलरेडी पता थी। तो ये जो क्लोन्ड फ्रैगमेंट्स इनके पास आई है ना एम्प्लीफिकेशन के बाद, उन्होंने इन फ्रैगमेंट्स को उन डीएनए सीक्वेंसर्स के ऊपर रख के देखा। ठीक है, तो जिन जिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मैच करके जो फ्रैगमेंट्स थी उनके, तो वहां पे वो फ्रैगमेंट्स जो है वो हाइब्रिडाइज हो गए। उसके बाद बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ फोटो रेडियोग्राफी उन्होंने क्या किया, उनके प्रिंट्स ले लिए फोटोग्राफिक प्लेट पे, और उनको पता लग गया कि जो उनके पास फ्रैगमेंट्स थी उसमें जो प्रेजेंट जीन्स है वो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स के अकॉर्डिंग किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक बेटे, तो इस तरह से उन्हें लोकेशन पता लग गई उस जीन की कि जीन जो है वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, और उसके बाद उसका फंक्शन चेक करने के लिए क्या किया, उन्होंने उन जीन्स को वहां से रिमूव करके देखा, और फिर ये देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर होता है उस जीन की एब्सेंस में, कौन सा एंजाइम नहीं बनता। तो इसके बेसिस पे उन्हें फंक्शन भी पता लग गए,
तो ऐसा उन्होंने हर एक क्रोमोसोम के लिए किया। यू नो दैट हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, एंड दैट इज 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम के लिए उन्होंने हर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन स्ट्रैंड के लिए डीएनए सीक्वेंसिंग कर ली, ठीक है, उसकी फंक्शन, उसकी लोकेशन, उसके जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके बारे में फाइंड आउट कर ली। और उसके बाद जब उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसको डेटाबेसेस के फॉर्म में उन्होंने क्या किया, स्टोर कर लिया। ओके बेटे, तो इस तरीके से सारे इंफॉर्मेशन को डेटाबेसेस में स्टोर करके दे हैव गिवन वन पासवर्ड। तो जब वो पासवर्ड कंप्यूटर में डाला जाएगा, तो अगर क्रोमोसोम 1 के हम सारे जीन स्टडी करना चाहते हैं तो उसको अलग अलग पासवर्ड हमने दिए हुए हैं। तो जिस जीन के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो पासवर्ड पे आप जब डालोगे, then that information, that complete address of that information, it comes on your screen, and in this way they can rapidly study the entire information, okay, about that particular gene, its location, its function, and the various type of disorders that are associated, and what is the function that is playing by that gene in that organism. तो इस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसकी मेथडोलॉजी जो है वो इस तरीके से है। ओके बेटे, तो यहाँ तक हम आज स्टडी करेंगे बेटे, यहाँ तक आप इसको पढ़ लेंगे, एंड देन थोड़ा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में और बताया हुआ है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। वन इज रिलेटेड विद द गोल